हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आईपीसीएस बाय योगेंद्र सर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने यूनिट 1 जो कि हमारी थी डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन, उसके लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 सोसाइटल इम्पैक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि टर्म 1 के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस सिंगल वीडियो में ही मैं सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने वाला हूं। मैंने सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूरी यूनिट के निकाल लिए हैं और वो सारे क्वेश्चंस हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये सारी की सारी पीडीएफ्स ऑलरेडी शेयर कर रखी है। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ट्रेल ऑफ डेटा रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अस ऑन इंटरनेट। ठीक है, वह छूटा हुआ डेटा जो बताता है कि हमने इंटरनेट पे कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है या हमारी एक्टिविटी से परफॉर्म जो डेटा है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, वह छूटे हुए डेटा को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए डिजिटल डेटा, ऑप्शन बी डिजिटल फुटप्रिंट, ऑप्शन सी डिजिटल हैंडप्रिंट या फिर हम बोलते हैं ऑप्शन डी डिजिटल सर्व। सो मैंने आपको एक बार बताई थी एक बात कि जब भी हम कोई भी इंटरनेट पे कोई वेबसाइट चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, तो हम हमारे चाहे या अनचाहे में वहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा छोड़ देते हैं। एक तो हम इंटेंशनली छोड़ देते हैं कि हमने कोई फॉर्म सबमिट किया, कहीं रजिस्टर्ड हुए, कहीं फोटो अपलोड करी, वीडियो अपलोड करी, तो ये भी क्या एक तरीके का डिजिटल डेटा। और हमारे अनचाहते हुए भी क्या होता है, कभी कभी हमारे हाथ से डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर वहाँ पे हो जाता है। कुछ वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली कुकी स्टोर हो जाती है, ठीक है, या सर्वर पे हमारे से रिलेटेड डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिजिटल फुटप्रिंट। और इसको याद करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जहां जहां हम जाते हैं हमारे पैरों के निशान छूट जाते हैं, कि हम जहां जहां भी चलते हैं तो हमारे, यदि हम रेत पे चल रहे हैं तो जहां जहां भी जाओगे तो आपके पैर के निशान वहां पे बनते जाएंगे। और उसी पैरों के निशान से क्या बना हुआ है, डिजिटल फुटप्रिंट। यानी कि आप कोई भी वेबसाइट या किसी भी चीज को आप चलाओगे इंटरनेट पे तो वहां आपसे रिलेटेड डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिजिटल फुटप्रिंट्स विच इंक्लूड डेटा दैट वी इंटेंशनली सबमिट ऑनलाइन। ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट्स, वह डिजिटल फुटप्रिंट्स जिसमें वह डेटा रहता है जो हम खुद से सबमिट करते हैं उसे कौन सा कहते हैं। ठीक है, उस डेटा को या उस डिजिटल फुटप्रिंट का क्या नाम है, तो उसे क्या कहा जाता है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, ऑप्शन बी पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, ऑप्शन सी न्यूट्रल डिजिटल फुटप्रिंट या नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो हमने पढ़ा हुआ था थ्योरी में कि वह डेटा जो हम सबमिट करते हैं इंटरनेट पे उसे कौन सा डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, सो ए से याद रखो इसको, जो अपन ने किया, ए फॉर अपन, ए फॉर एक्टिव। सो जो अपन ने डेटा सबमिट किया खुद से उसे कहते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, अपन ने एक्टिव। ठीक है, याद रहेगा, जो अपन ने डेटा सबमिट किया, चाहे फोटो अपलोड करी, चाहे रजिस्टर हुए हो खुद से, चाहे वीडियो अपलोड करी हो, हमने खुद से या किसी को मेल किया हो, सो हमने जो खुद से डेटा दिया है इंटरनेट पे उसे क्या कहा जाता है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, एक्टिव अपन। ठीक है, सो अपन ने डेटा डाला है तो वो होगा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, द डिजिटल डेटा ट्रेल वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, हमारे को पता नहीं है और हमारा डेटा इंटरनेट पे सेव हो गया, उसको कौन सा डिजिटल फुटप्रिंट कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है द डिजिटल डेटा ट्रेल वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली। ठीक है, मतलब कि हमने खुद से नहीं डाला है लेकिन उसने, इंटरनेट ने हमारे को बिना बताए सेव किया हुआ है, उसे कौन सा फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, न्यूट्रल या फिर नन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव का जो होता है
अपोजिट वो क्या होता है, पैसिव होता है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि जो अपन ने किया उसको एक्टिव बोलते हैं, तो जो सामने इंटरनेट खुद से करता है उसे क्या कहेंगे, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, एक याद करोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। नाउ क्वेश्चन 4, IPR स्टैंड फॉर, IPR का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, स्टैंड फॉर मतलब कि IP और R के क्या मतलब है, इनका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ऑप्शन बी इंटर प्रॉपर्टी राइट, ऑप्शन सी इनर प्रॉपर्टी राइट, या फिर ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इसको ध्यान से तीनों वर्ड्स को याद कर लो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है हमारी खुद की, मतलब कोई भी चीज हमारी खुद की है उसे किस तरीके की प्रॉपर्टी कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल। जैसे कि अपन ने गाड़ी खरीदी, वो अपने नाम पे है, तो वो कैसी प्रॉपर्टी हमारी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और हमारे पास कुछ भी चीज़ है, हमारे पास लैपटॉप है, उसका बिल है हमारे पास, हमने खरीदा, तो वो कैसी प्रॉपर्टी है हमारी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी जो चीज़ हमारी है उसे क्या कहा जाएगा, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उन्हीं को हमारा कहलाने के लिए कुछ राइट्स बनाए गए हैं कि कैसे कहा जाएगा कि कैसे कोई इस चीज़ को चुरा के अपना नहीं बता सकता, उसके लिए कुछ हमको राइट्स दिए गए हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कि यह लैपटॉप किसी और ने ले लिया, ये चुरा लिया और बोलेगा कि ये मेरा है, बताओ क्या सबूत है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैं लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम पढ़ेंगे जो इंटरनेट पे सारी चीज होते हैं, जिसमें हम वीडियो डालते हैं, हम कुछ कंटेंट डालते हैं, फोटो डालते हैं, तो कोई और ये ना कह दे कि ये मेरी वीडियो है, ये मेरी फोटोज हैं, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, उसके लिए कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ग्रांट्स लीगल राइट टू क्रिएटर फॉर देयर ओरिजिनल कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, कंटेंट। ठीक है, सो ग्रांट्स लीगल राइट टू क्रिएटर्स फॉर देयर ओरिजिनल कंटेंट, यानी कि कोई क्रिएटर है, उसने कोई ओरिजिनल कंटेंट बनाया है, तो वो उसका हो जाए, उसके लिए कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, यानी कि उसको बचाते कौन से राइट्स हैं। ठीक है, कि वो बोल सके कि ये मेरा कंटेंट था, इसने चुराया है, सो मेरे पास ये राइट है, और इस राइट के तहत मैं कह रहा हूं कि ये मेरा कंटेंट है और आपने इसको चुरा के अपना बनाया है। तो ऐसी चीज के लिए कौन कौन से राइट्स हैं, ऑप्शन ए पेटेंट, ऑप्शन बी ट्रेडमार्क, ऑप्शन सी कॉपीराइट, या फिर ऑप्शन डी ऑल द अबव, यानी कि सारे के सारे। सो इन चीजों के लिए हमारे पास कौन सा है, सारे के सारे। ठीक है, हम पेटेंट का यूज भी कर सकते हैं हमारे ओरिजिनल कंटेंट के लिए, हम ट्रेडमार्क का भी यूज कर सकते हैं, हम कॉपीराइट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किस लिए, कि हम बोल सकें कि ये जो हमने बनाया था कंटेंट, इस सामने वाले ने हमारी बिना परमिशन के यूज कर लिया, या हमारे लोगों को बिना परमिशन के यूज कर लिया, या मैंने कुछ चीज खोजी उसको यूज कर लिया। ठीक है, हमें मालूम है इनोवेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेटेंट का। ट्रेडमार्क लोगो सिंबल से कोई और यूज ना कर ले, उसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रेडमार्क। कॉपीराइट मतलब हमने कोई वीडियो बनाई, तो हमारी परमिशन के बगैर किसी और ने उस वीडियो को अपलोड कर दी, तो वो क्या कहलाता है, कॉपीराइट। सो ये तीनों तरीके के क्या है, हमारे लीगल राइट्स हैं, किसके, एक क्रिएटर के फॉर देयर ओरिजिनल कंटेंट्स। ठीक है, तो उन्हें एक लीगल राइट मिलता है, उन्हें अपना कंटेंट ओरिजिनलिटी के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी, जो कि है ऑल द अबव। इन तीनों का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, एक जो लीगल राइट है वो एक क्रिएटर को मिलता है, ताकि वह अपनी चीज अपनी बता सके। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ ब्लैंक इज यूजली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन। हमें बताना है कि जो इन्वेंशन की है आपने कुछ भी, उसके लिए हमें क्या ग्रांट किया जाता है, ताकि उसकी ओरिजिनलिटी बनी रहे, कि कोई और उसको चुरा के अपना ना बता सके। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा राइट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ट्रेडमार्क, ऑप्शन बी कॉपीराइट, या ऑप्शन सी पेटेंट, या इन तीनों का यूज करके हम बता सकते हैं कि वह हमारी चीज है। ठीक है, या वो हमारा इन्वेंशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, जो कि है पेटेंट। यानी कि कोई भी इन्वेंशन यदि हमने करी है तो हम उसको क्या करवाते हैं, पेटेंट करवाते हैं। ठीक है, पेटेंट करवाने से क्या होता है कि 20 साल तक उसका राइट हमारे पास रहता है कि
उस पे हम जो भी चीज करेंगे वो हमारी रहेगी, ठीक है। हम उसके ऊपर कुछ भी इनोवेशन और भी ज्यादा इन्वेंशन करना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं उसी इन्वेंशन में, तो 20 साल तक कोई दूसरा बंदा ये नहीं कह सकता या उस आइडिया को चुरा के ये नहीं कह सकता कि ये इन्वेंशन मेरा है। उसका पेटेंट किसके पास रहेगा? हमारे पास, ठीक है। हम ही उसमें कुछ भी चीज कर सकते हैं, हम ही उसमें कुछ भी खोज को आगे बढ़ा सकते हैं। सो यदि हमने कुछ भी न्यू चीज इन्वेंशन की है तो हम उसका क्या ले लें? पेटेंट ले लें, ताकि कल को कोई दूसरा बंदा ये ना कह ले कि ये मेरा आइडिया था या ये मेरी चीज थी और इन्होंने नहीं इन्वेंशन किया है, मैंने किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जब भी इन्वेंशन करें तो हम उसको क्या करवा लेते हैं? पेटेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. 7 says a patent protects an invention for blank years. यदि हम किसी चीज को पेटेंट करवाते हैं हमारी इन्वेंशन को, तो वो कितने दिनों तक वैलिड रहती है, ठीक है। ऑप्शन ए 10 years, ऑप्शन बी 20 years, ऑप्शन सी 30 years या ऑप्शन डी 40 years. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? अभी मैंने बताया कि हम यदि किसी इन्वेंशन को पेटेंट कराते हैं तो उस पे हमारा हक 20 साल तक रहता है, यानी कि 20 साल तक कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि ये इन्वेंशन मेरी है। लेकिन 20 साल होने के बाद क्या होगा? 20 साल होने के बाद वो क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली फ्री हो जाती है, यानी कि वो सबके लिए क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। अब उस इन्वेंशन को कोई भी यूज करके एक नई चीज इन्वेंट कर सकता है। तो उसकी वैलिडिटी, यदि हमने किसी इन्वेंशन को, यदि हमने कोई खोज की है, उसको पेटेंट करवाया है, तो 20 साल तक उसका हक, सारे के सारे हक हमारे पास रहेंगे। यानी वो आइडिया भी हमारा रहेगा, उस पर कोई भी चीज करनी होगी, इनोवेशन करना होगा तो भी हम ही कर सकते हैं। कोई दूसरा बंदा उसका क्रेडिट नहीं ले सकता कि वह इन्वेंशन मेरी है। कब तक? 20 साल तक, ठीक है। नाउ question number 8. Question number 8 is any visual symbol, word, name, design, slogan, label, etc. that distinguish the brand or commercial enterprise from other brand or commercial enterprise is called, ठीक है। कोई भी चित्र, कोई भी नेम, कोई भी टैग लाइन, कोई भी डिजाइन या स्लोगन जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी या एक ब्रांड को दूसरी ब्रांड से क्या करता है? अलग करता है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, क्या उसे पेटेंट मार्क कहते हैं, ऑप्शन बी ट्रेडमार्क, ऑप्शन सी कॉपीराइट मार्क या ऑप्शन डी ऑल द अबव, यानी कि सारे के सारे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ट्रेडमार्क, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है ट्रेडमार्क क्या होता है? किसी भी कंपनी का लोगो हो गया, जैसे मैंने ऑडी का एग्जांपल दिया था हमारे वीडियोस में कि ऑडी में क्या होते हैं? 4 रिंग होती है उसकी लोगो में, तो ये क्या है? उसका ट्रेडमार्क है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, कुछ स्लोगन्स होते हैं, ठीक है। सो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? उन कंपनी का ट्रेडमार्क, जिनसे उन कंपनियों को पहचाना जाता है, ठीक है। जैसे नोकिया का क्या है? कनेक्टिंग पीपल, तो वो क्या है? उसका स्लोगन है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? उसका ट्रेडमार्क। कोई और नहीं, कोई और मोबाइल कंपनी वाला नहीं लिख सकता कनेक्टिंग पीपल, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है ये तो, कि किसी भी कंपनी का लोगो हो गया या उसका डिजाइन हो गया या उसकी पैकेट की डिजाइन हो गई या उसके कुछ सिंबल हो गए उस कंपनी को, जो उसको अलग पहचान देता है उस कंपनी को, वो क्या कहलाता है? उसका ट्रेडमार्क, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. Contract or a permission agreement between the creator of an original work permitting someone else use their work called, ठीक है। दो लोगों के बीच ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट या परमिशन जिसकी हेल्प से क्या कर सकता है? एक क्रिएटर सामने वाले बंदे को अथॉरिटी देता है कि आप मेरे कंटेंट को यूज करके एक नया कंटेंट बना सकते हो या आप मेरे कंटेंट को यूज कर सकते हो। उस कॉन्ट्रैक्ट या परमिशन को क्या कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए कॉपी फ्री, ऑप्शन बी लाइसेंसिंग, ऑप्शन सी कॉपीराइट या नन ऑफ द अबव, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं कि समझ लो कि मेरे पास समझ लो कि मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। मैंने बनाई है सोसाइटल इम्पैक्ट की ये वीडियो। सो क्या आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, ठीक है। आप में से कोई भी बच्चा इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे नहीं डाल सकता, और यदि डाल भी देगा तो यूट्यूब में भी है एक ऑप्शन जिसकी क्या हेल्प से क्या होगा? आपके ऊपर एक कॉपीराइट क्लेम चला जाएगा और आपका चैनल बंद हो सकता है या फिर आपकी वीडियो आपके चैनल से हट सकती है, ठीक है, जो भी आपने अपलोड करी है। सो ऐसा ना हो, इसलिए क्या करना होगा आप लोगों को? इसके लिए आपको करना होगा, आप मेरे पास आएंगे या आप किसी भी
कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, हमारे और आपके बीच क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें क्या होगा, जो भी मेरे कॉपीराइटेड कंटेंट है उसको यूज करने की परमिशन मैं आपको दूंगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या नाम होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है लाइसेंसिंग। उसका लाइसेंसिंग क्या होता है, लाइसेंसिंग, यानी कि मैंने आपको लाइसेंस दे दिया कि अब आप मेरी वीडियो, जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको जैसा भी एडिट करना हो, कुछ भी करना हो, एडिट करके आपका लोगो लगा के आप अपने चैनल पे डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो कंडीशन है वो सब किसमें लिखी रहेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट या परमिशन में, ठीक है। सो उसे ही क्या कहा जाता है, उसी कॉन्ट्रैक्ट या परमिशन एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, लाइसेंसिंग, ठीक है। कि किसी भी कॉपीराइटेड वर्क को हम परमिशन लेके यूज करने के लिए उनसे परमिशन मांगते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, लाइसेंसिंग, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड, ठीक है। किसी और के काम को अपना काम बता के या किसी और की वीडियो को अपनी वीडियो बताना, किसी और की वेबसाइट पे कुछ कंटेंट को अपना कंटेंट बताना क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए कॉपिंग, ऑप्शन बी प्लेगरिज्म, ऑप्शन बी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है प्लेगरिज्म, ठीक है। याद रखना इसको ध्यान से, प्लेगरिज्म इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो सब, कॉपिंग तो कॉपी पेस्ट होता है, किसी और का कंटेंट कॉपी करके कहीं और यूज कर लेना, वो कॉपीराइट में आता है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी वही होता है कि किसी और की चीज को उसकी परमिशन के बगैर हम हमारे प्रोजेक्ट, हमारे वीडियोस या हमारी वेबसाइट पे यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। लेकिन किसी और के वर्क को अपना वर्क बताना क्या कहलाता है, प्लेगरिज्म बताता है, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन बी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, प्लेगरिज्म। यानी कि किसी और के एमसीक्यू डले हुए वेबसाइट पे, उसको डाउनलोड किया और अपनी वेबसाइट पे डाल दिए कि ये रहे क्लास 12 आईपी के एमसीक्यूज, और नीचे लिख दिया प्रिपेयर्ड बाय ये सर। तो क्या हो गया, या कोई भी दूसरा सर क्या करेगा कि ये जो मेरे एमसीक्यूज है यदि उसको डाउनलोड कर लेगा और उसके बाद लास्ट में खुद का नाम दे देंगे, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, प्लेगरिज्म। यानी कि किसी और की सर का मटेरियल है लेकिन कोई और सर ने इसको डाउनलोड करके अपने स्टूडेंट को दे दिया और नीचे अपना नाम दे दिया, तो इसे क्या कहेंगे, प्लेगरिज्म, ठीक है। अब इसको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, using the other person work without obtaining their permission to use or have not paid for it if it is being sold is, ठीक है। यदि हम किसी और की वर्क को क्या करते हैं, उसकी परमिशन के बगैर यूज करते हैं, या फिर हमने उस चीज के लिए पैसे नहीं दिए हों तब भी हम उसका यूज करते हैं, तो उस चीज को क्या कहते हैं, ठीक है। यदि वो बेची जाने वाली चीज है, ठीक है, वो बिकती है, तो हमने उसको खरीदे बिना उसका यूज कर रहे हैं, तो उसकी परमिशन के बगैर ही हम यूज कर रहे हैं, कि हमने खरीदा नहीं फिर भी क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं किसी भी दूसरे तरीके से, या फिर उसकी परमिशन के बगैर हम उसके कंटेंट को यूज कर रहे हैं या उसके वर्क को यूज कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ऑप्शन बी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ऑप्शन सी प्लेगरिज्म, या फिर नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। क्योंकि किसी भी बंदे का कोई भी वर्क रहता है या कोई भी चीज है, उसकी फोटो है, वीडियो है, वो सब क्या रहती है, उसकी कॉपीराइटेड रहती है। और यदि हमने उनकी वीडियोस, फोटोज या कुछ भी कंटेंट है, चाहे वो टेक्स्ट हो, उसको हमने उसकी परमिशन के बगैर यूज किया, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। बाकी ट्रेडमार्क में तो हम दूसरे बंदे का लोगो या दूसरे बंदे का सिंबल अपने प्रोडक्ट्स वगैरह में लगा लेते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगा लेते हैं, तो वो क्या होता है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। और प्लेगरिज्म अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किसी और के कंटेंट को अपना बताना क्या कहलाता है, प्लेगरिज्म, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस मीन्स, ठीक है। अब आया हुआ क्वेश्चन कि हम किसी अनऑथराइज तरीके से किसी और का ट्रेडमार्क यानी कि सिंबल, उसका स्लोगन या उसका लेबल, ठीक है, या उसका लोगो को यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज पे, तो वो क्या होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट,
कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, प्लेगरिज्म या नन ऑफ द अबव। तो हम ट्रेडमार्क का यूज कर रहे हैं अनऑथराइज तरीके से, तो ये क्या कहलाता है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, बाकी के मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं ऑप्शंस, तो उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो किसी और के ट्रेडमार्क्स को अपने प्रोडक्ट पे लगा लेंगे कि ऑडी के 4 रिंग आपने अपनी कोई व्हीकल बनाई उस पे लगा लिया, तो वो क्या होगा, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, या फिर नाइक का सिंबल आता है ऐसा राइट वाला, आपने कुछ शूज बनाए उसमें आप लगाने लग गए राइट का सिंबल, तो वो भी किस में आएगा, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि आपको मालूम है कि जो नाइकी है उसका सिंबल क्या है, राइट टिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज GPL। ठीक है, जो कि पब्लिक लाइसेंस होता है GPL। सो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सो GPL का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन ए जनरल पब्लिक लाइसेंस, ऑप्शन बी ग्लोबल पब्लिक लाइसेंस, ऑप्शन सी जनरल प्राइवेट लाइसेंस या ऑप्शन डी ग्लोबल प्राइवेट लाइसेंस। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जनरल पब्लिक लाइसेंस। सो इसको याद रख लो, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, यानी जनरल मतलब सबके लिए एक पब्लिक लाइसेंस है, उसे क्या कहा जाता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, इसलिए इसका नाम क्या है, जनरल। तो इसको जनरल से याद रखना कि ये कौन सा होता है, GPL लाइसेंस जनरल पब्लिक, मतलब कोई सब जो चीज सबके लिए होती है वो कैसी होती है, जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 CC स्टैंड्स फॉर। ठीक है, यहाँ पे CC भी पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत ही है। उस CC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिएटिव कोडर, कॉमन क्रिएटिव, कॉमन्स क्रिएटिव, क्रिएटिव कॉमन्स या नन ऑफ द अबव। सो इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिएटिव कॉमन्स। ठीक है, यूट्यूब पे भी रहता है क्रिएटिव कॉमन्स, बहुत सी वीडियो पे आपको CC दिखेगा, मतलब उन वीडियोस को आप डाउनलोड करके आपके इस चैनल पे डाल सकते हो, किसी प्रकार के कॉपीराइट नहीं रहेंगे। ठीक है, वो कंटेंट इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि सभी लोग उसका यूज कर सकें। ठीक है, चाहे कोई भी स्टेटस हो, कोई वीडियो हो, आप चाहते हैं कि आपके चैनल का कोई इंट्रो हो स्टार्टिंग, जैसे मेरे चैनल के स्टार्टिंग में आता है ना वो इंट्रो, वो भी किस तरीके का है, क्रिएटिव कॉमन वीडियो, यानी कि उस इंट्रो को मैं कभी भी स्टार्टिंग में, एंडिंग में या बीच में कहीं पे मेरी वीडियो में यूज कर सकता हूं, उससे कोई कॉपीराइट इशू नहीं होगा। और ऐसे वीडियोस को क्या कहा जाता है, क्रिएटिव कॉमन वीडियोस, ऑडियोस, म्यूजिक। ठीक है, सारे तरीके की चीज मिलेंगी आपको, फोटोज, इवन फोटोज आल्सो देयर। सो इन सब चीजों के लिए जो क्रिएटिव कॉमन बना हुआ है, ठीक है, पब्लिक लाइसेंस बना है, उसको क्या कहते हैं, क्रिएटिव कॉमन। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज फॉस स्टैंड फॉर। हमको बताना है कि फॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए फ्री ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी फ्री ओरिजिनल सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी फर्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो द करेक्ट आंसर इज फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब फॉस होता क्या है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री भी हैं और उनका कोड भी हमें पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसके साथ में उसका कोड भी है और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं उस कोड को, और हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारी नीड के हिसाब से उसमें कोडिंग में चेंज करके उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, याद रखोगे, ओपन सोर्स मतलब क्या होता है, सोर्स कोड, मतलब उसकी कोडिंग भी हमको मिलेगी उस सॉफ्टवेयर के साथ फ्री में। तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 विच इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए मोजिला, ऑप्शन बी लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन बी लाइनेक्स या ऑप्शन डी MS ऑफिस। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ओपन के 3, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि इनका सोर्स कोड अवेलेबल रहता है और ये फ्री होते हैं, अपन इनको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्या MS ऑफिस की कोडिंग हमें पता रहती है, क्या हमें मालूम है MS वर्ड कैसे बना है, क्या MS पावर पॉइंट कैसे बना है, क्या उनकी कोडिंग हमारे पास रहती है, क्या हम उन कोडिंग को एडिट कर सकते हैं, नहीं। सो MS ऑफिस इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17
दी अनऑथराइज यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, ठीक है, कि हम कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसपे कुछ रिस्ट्रिक्शन है या कुछ गलत तरीके से उसका यूज कर रहे हैं या उसको बेच रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर शेयरिंग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर एक्सेस, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर पायरेसी या ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर कॉपिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी कि कुछ चीज को हमको खरीद के ही यूज करना रहता था, हमको सॉफ्टवेयर है जिसको बिना खरीदे हम हमारे कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते, पर हमने क्या किया, उसका पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर में, तो वो भी क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। या फिर कोई गेम है, वो प्ले स्टोर पे हम क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करना पड़ता है पैसे देकर, हमने उसको डायरेक्टली उसका एपीके कहीं से लाकर हमारे सिस्टम पे या हमारे मोबाइल पे हम चला रहे हैं, तो ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी कि अनऑथराइज यूज, यानी कि हम उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक लाइसेंस इज अ टाइप ऑफ कॉपीराइट लाइसेंस दैट इनेबल द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीबॉडीज कॉपीराइट वर्क, ठीक है। ऐसा कौन सा लाइसेंस है जिसकी हेल्प से क्या होता है, इज द टाइप ऑफ कॉपीराइट लाइसेंस दैट इनेबल्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीबॉडीज कॉपीराइटेड वर्क, किसी और का जो कॉपीराइटेड वर्क है हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज करके फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा लाइसेंस कहलाता है, क्रिएटिव लाइसेंस, कॉपीराइट कॉमन, क्रिएटिव कॉमन्स या फिर फ्री लाइसेंस। सो इसका क्या होता है करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्रिएटिव कॉमन्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, किसी बंदे का कॉपीराइटेड वर्क भी हम क्या कर सकते हैं, वो इसने यदि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस उस वर्क पे दे रखा है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई भी परमिशंस नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो किसी, मान लो इसी वीडियो को कर दिया है क्रिएटिव कॉमन वीडियो, तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड करके किसी को सेल भी कर सकते हैं। लेकिन तब कब होगा ये, जब मैं इसको किस तरीके की कर दूंगा, क्रिएटिव कॉमन वीडियो, ऑप्शन आता है यूट्यूब पे कि इसको क्रिएटिव कॉमन भी कर सकते हैं, उसमें लाइसेंस सेट करने का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्रिएटिव कॉमन्स, ठीक है। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इज अ टाइप ऑफ कॉपीराइट लाइसेंस, एक कॉपीराइट टाइप का लाइसेंस है दैट इनेबल्स द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीबॉडीज कॉपीराइटेड वर्क, कि मेरा ये कॉपीराइटेड वर्क था, मैं चाहता हूं कि हर लोग इसको यूज कर सके, तो मैं उसको कैसा कर दूंगा, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस उसको दे दूंगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इज criminal activities or offenses carried out in a digital environment can be considered as, जो भी ये वारदात होती है इंटरनेट पे, जो भी चोरी होती है या किसी का डेटा चुराते हैं, डेटा करप्ट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए साइबर सेल, क्या उसको साइबर सेल कहते हैं, ऑप्शन बी साइबर सिक्योरिटी, ऑप्शन सी साइबर वर्क या फिर ऑप्शन डी साइबर क्राइम, ठीक है। तो ऑफेंसेस हैं, गलत एक्टिविटी है, ठीक है, कुछ गलती कर रहे हैं वो, तो सीधी बात है साइबर सेल तो नहीं कहते हैं, ना ही वो सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं या वो साइबर वर्क कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, साइबर क्राइम, क्योंकि कुछ भी ऑफेंस या गलत काम करने को क्या कहा जाता है, क्राइम, और जो साइबर पे हो रहा है उसे क्या कहते हैं, साइबर क्राइम। सो इसका करेक्ट आंसर है साइबर क्राइम। सो क्रिमिनल एक्टिविटीज या ऑफेंसेस जो भी एनवायरनमेंट या डिजिटल एनवायरनमेंट में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इज malicious code that can copy itself and can have detrimental effect on the computer, ठीक है, कि ऐसा कोड या ऐसा malicious मतलब क्या बोलते हैं, malicious मतलब होता है गंदा कोड या इस तरीके का हार्मफुल कोड, malicious मतलब हार्मफुल कोड, जो क्या करता है, खुद कॉपी करता है अपने आप को, एंड कैन हैव डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन ए कंप्यूटर। डिट्रीमेंटल मतलब कि कंप्यूटर का स्लो होना, कंप्यूटर का खराब होना, या जिस तरीके से प्रॉपर वर्क करता है उस तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं करे,
तो ऐसे कोड को क्या कहते हैं, या उस मैलिशियस कोड को या उस हार्मफुल कोड को क्या कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए मैलवेयर, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी रैनसमवेयर या फिर ऑल द अबव। ठीक है, तो अब यहाँ पे है तो सारे के सारे ये मैलिशियस कोड, लेकिन यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वायरस है जो अपने आप को क्या करता है, कॉपी करता है। ठीक है, खुद की कॉपी बनाते जाता है, बनाते जाता है, बनाते जाता है, 1 से 2 हो जाता है, 2 से 4 हो जाता है, 4 से 8 हो जाता है। सो यहाँ पे कॉपी वाले की बात हो रही है, जो अपने आप को कॉपी करता है। ऐसे मैलिशियस कोड को क्या कहा जाता है, ऐसे मैलिशियस कोड को कहा जाता है वायरस। सो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हम क्या लिखेंगे, वायरस। ठीक है, इसके अलावा मालवेयर या रैनसमवेयर इसका आंसर नहीं होगा। ये भी मैलिशियस कोड है, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने आप को कॉपी नहीं करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है। सो गलती से भी ऑल द अबव इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू स्पेसिफिकली गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं, या ऐसे कोड जो स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं ताकि अनऑथराइज्ड तरीके से किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सके। अब अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस किया जाना मतलब आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है किसी कंप्यूटर का, या किसी और का कंप्यूटर है, सो बिना आईडी पासवर्ड के कुछ अनऑथराइज्ड तरीके से या सिक्योरिटी तोड़ के उस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी मैलवेयर या ऑप्शन डी ऑल द अबव। क्या ये सारों का यूज करते हैं हम। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैलवेयर। ठीक है, मैलवेयर ही वो ऐसे कोड या ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी तोड़ते हैं, या हम एक अलग से अनऑथराइज्ड वे में क्या करते हैं, कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। यानी कि हमारे पास आईडी पासवर्ड नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे कोड क्या कहलाते हैं, मैलवेयर। ठीक है, या ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, मैलवेयर। सो कोड आए चाहे सॉफ्टवेयर आए, आपको क्या लिखना है उसमें, मैलवेयर। नेक्स्ट, हैकिंग व्हेन डन विथ पॉजिटिव इंटेंट। यदि हम हैक करते हैं कुछ पॉजिटिव इंटेंट के लिए, तो उस टाइप की हैकिंग क्या कहलाती है। ठीक है, सो पहली चीज तो क्या होती है, हैकिंग क्या होता है, हैकिंग मतलब कि अनऑथराइज्ड तरीके से किसी भी सिस्टम को एक्सेस करना, कुछ चीज चुराना, क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। लेकिन हम किसी सिस्टम में घुस रहे हैं, उनकी चीजों को देख रहे हैं या निकाल रहे हैं वहां से, किस लिए, कुछ अच्छे उद्देश्यों के लिए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी पॉजिटिव हैकिंग। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सॉरी पॉजिटिव इंटेंट के लिए जो हैकिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, वो हमें बताना है। तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव हैकिंग, एथिकल हैकिंग, नॉन एथिकल हैकिंग या नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एथिकल हैकिंग। उसे हम क्या कहते हैं, एथिकल हैकिंग। यानी कि हम किसी चोर के कंप्यूटर में चोरी कर रहे हैं, लेकिन चोरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस चोर ने बैंक से पैसे चुराए हैं और अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग के द्वारा उस चोर के अकाउंट में जो पैसे हैं जो बैंक से चुराए गए हैं वापस बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस तरीके की हैकिंग क्या कहलाती है, एथिकल हैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एथिकल हैकिंग हैकर्स आर आल्सो नोन एज। मतलब जो एथिकल हैकिंग करते हैं उन हैकर्स को और किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक हैट हैकर्स, ब्राउन हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स या नन ऑफ द अबव। सो हमेशा याद रखना, जो अच्छे काम करते हैं वो काले कपड़े नहीं पहनते, बुरे कपड़े नहीं पहनते, वो कैसे रहते हैं, सफेद दूध की तरह साफ स्वच्छ रहते हैं। सो कैसे रहेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, व्हाइट हैट हैकर्स, यानी कि सफेद टोपी वाले हैकर्स, यानी कि वो अच्छे काम करते हैं। आपने मालूम है कि चोर काले कपड़े पहन के घूमते हैं। सो बुरे काम करने वाले किस में मिलेंगे, ब्लैक कलर्स में या ब्राउन कलर्स में, लेकिन अच्छे काम करने वाले किस में मिलेंगे, व्हाइट में। तो व्हाइट से याद रखना है कि जो इथिकल हैकर्स होते हैं उनको और क्या कहा जाता है, व्हाइट हैट हैकर्स, यानी कि सफेद टोपी वाले हैकर्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 24,
हैकिंग व्हेन डन विद ए नेगेटिव इंटेंट, यानी कि अब हैकिंग हो रही है किस चीज के लिए, नेगेटिव इंटेंट के लिए, कि लोग आपके सिस्टम में घुस रहे हैं, आपका डेटा चुरा रहे हैं या आपके डेटा को डिलीट कर दे रहे हैं, करप्ट कर दे रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है, नेगेटिव इंटेंट। हैक तो हो रहा है आपका सिस्टम या आपका अकाउंट पासवर्ड चुरा के पैसे ट्रांसफर कर लेता है, तो इस तरीके की हैकिंग को क्या कहा जाता है, नेगेटिव हैकिंग, एथिकल हैकिंग, नॉन एथिकल हैकिंग या इनमें से कोई नहीं। सो इस तरीके की हैकिंग को क्या कहा जाता है, इस तरीके की हैकिंग को कहा जाता है नॉन एथिकल हैकिंग। अच्छे कामों के लिए किए गए हैकिंग को क्या कहा जाता है, एथिकल हैकिंग, और बुरे कामों के लिए की गई हैकिंग को क्या कहा जाता है, नॉन एथिकल हैकिंग। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे कामों के लिए क्या जाता है, एथिकल हैकिंग, और बुरे कामों के लिए यानी कि डेटा चुरा रहे हैं, डेटा करप्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन एथिकल हैकिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, नॉन एथिकल हैकिंग हैकर्स आर आल्सो नोन एज। अब इनको क्या कहा जाता है, नॉन एथिकल करने वाले हैकर्स आर आल्सो नोन एज, ठीक है। नॉन एथिकल हैकिंग करने वाले हैकर्स को क्या कहते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, ब्राउन हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया था, चोर कैसे कपड़ों में आता है, काले कपड़ों में आता है। सो तो करेक्ट आंसर इज ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, ब्लैक हैट हैकर्स। तो पुलिस हो गए हमारे व्हाइट हैट हैकर्स, और चोर हमेशा घूमते हैं काले कपड़ों में, तो वो हो गए हमारे ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 सेज नॉन एथिकल हैकिंग हैकर्स आर नोन एज, ठीक है। अब एक और नाम है उनका, जो नॉन एथिकल हैकिंग करते हैं हैकर्स, उनको और किस नाम से जाना जाता है, स्टीलर्स, क्रैकर्स, बॉम्बर्स या डैमेजर्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, उसको और क्या कहा जाता है, क्रैकर्स, ठीक है। क्रैकर्स फटाके वाला क्रैकर्स नहीं, उनको क्यों क्रैकर्स कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी को क्रैक करते हैं। क्रैक मतलब तोड़ना, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी तोड़ करके सिस्टम में घुसते हैं और सिस्टम से लोगों के आईडी पासवर्ड, उनका डेटा, बैंक डिटेल्स और जो भी चीजें हैं वो क्या करते हैं, चुराने का काम करते हैं या करप्ट करने का काम करते हैं। सो इसलिए उनको एक और नाम दिया गया है, उनको क्या कहते हैं, क्रैकर्स। क्यों क्रैकर्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी को क्रैक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर fake website or email that look original or authentic are presented to user to fraudulently collect sensitive and personal data, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी जिसमें फेक वेबसाइट या ईमेल जो कि बिल्कुल असली लगती है कि वो पर्टिकुलर ऑथेंटिक पर्सन ने भेजा है, या फेसबुक की ही एक फेक आईडी बना के आपके सामने प्रेजेंट की जाती है ताकि आपका सेंसिटिव डेटा को कलेक्ट किया जा सके, उस चीज को क्या कहा जाता है, ठीक है। कि आपके सामने एक फेसबुक का रजिस्ट्रेशन पेज आ गया, आपने उसमें नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया अपना और अकाउंट क्रिएट कर लिया फेसबुक पे, लेकिन वो दिख तो रहा है फेसबुक जैसा, लेकिन वो ओरिजिनलिटी में वो फेसबुक नहीं है, उसका यूआरएल कुछ और है, लेकिन उसका जो हुलिया था बिल्कुल वैसा बना दिया, पूरे ब्लू कलर का बना दिया, फेसबुक का लोगो लगा दिया और फॉर्म बना दिया रजिस्ट्रेशन का। तो इससे क्या हुआ, वो डेटा किसी और के पास चला गया, आपका सेंसिटिव डेटा या पर्सनल डेटा। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, जिसमें जो बंदा है जिसको डेटा चाहिए वो एक दूसरे नाम का सहारा लेता है या फेक वेबसाइट बनाता है बिल्कुल ओरिजिनल जैसी दिखने वाली, या एक ऐसा ईमेल भेजता है जो ऐसा लगता है कि गूगल वालों ने भेजा है। वो आपको भेजेगा कि दिस इज फ्रॉम गूगल और गूगल का लोगो लगा रहेगा, प्लीज रीसेट योर पासवर्ड, टाइप योर ओल्ड पासवर्ड, टाइप योर न्यू पासवर्ड। तो जैसे ही आप उसको ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड देंगे तो उसके पास आपकी पासवर्ड चले जाएंगे। सो इस तरीके की चीजें क्या कहलाती हैं, ऑप्शन ए स्टीलिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी स्पैमिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इस चीज को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फिशिंग, ठीक है। इसको कहा जाएगा फिशिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। होप समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है यूजिंग अदर्स आइडेंटिटी स्टोलन फ्रॉम कंप्यूटर फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी इज। यदि हम किसी
और की आइडेंटिटी यूज करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए जो कि हमने चुराई है उसके कंप्यूटर से, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन थेफ्ट, ऑप्शन बी आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑप्शन सी आईडी थेफ्ट या सारे के सारे। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। क्या कहते हैं हम उसको? आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि हमारे पास किसी और का आईडी, उसका नाम पता है हमको, एड्रेस पता है, फोन नंबर पता है, उसकी फोटो है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इंटरनेट पे उसके नाम से किसी और को धमकी दे दी, उसके नाम से किसी और को ईमेल भेज दिया, तो क्या होगा? एक्टिविटी तो हम कर रहे हैं लेकिन फंसेगा वो। तो इस तरीके की जो चीज कहलाती है क्रिमिनल एक्टिविटी कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि दूसरों की पहचान चुरा के हम उसके नाम से ही क्या करते हैं? चोरी डकैती या क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं इंटरनेट पे, उसे कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी यानी कि पहचान चोरी करना और क्रिमिनल एक्टिविटी करना। नेक्स्ट इज 29, malware designed to gain access to a computer and blocks the user from accessing, usually by encrypting the data। ऐसे malware जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? एक कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं एंड ब्लॉक द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग, और एक जो यूजर है, उस कंप्यूटर का यूजर है, उसको ब्लॉक करते हैं किस चीज से? एक्सेस करने से। कैसे? यूजली बाय इनक्रिप्टिंग द डेटा, उसका जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट करके, यानी कि हमने एक मालवेयर उसके कंप्यूटर में डाला और उसके सारे डेटा को क्या कर दिया? इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट मतलब एक ऐसे फॉर्म में कर दिया कि वह रीड ना कर पाए, उसको कुछ कोडिंग लगा के हमने उसके डेटा को पूरा चेंज कर दिया, उसके डेटा को सिंबल के फॉर्म में कर दिया, न्यूमेरिक फॉर्म में कर दिया। सो वो अब वो अपने डेटा को क्या नहीं कर सकता? एक्सेस नहीं कर सकता या रीड नहीं कर सकता। सो ऐसे ही मालवेयर को क्या कहा जाता है हमें बताना है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज रैंसमवेयर, ऑप्शन बी वॉर्म, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी ऑल द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है रैंसमवेयर। ठीक है, अब मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया था कि इसका नाम रैंसमवेयर क्यों पड़ा, क्योंकि रैंसम मतलब होता है फिरौती। क्या होता है? फिरौती। रैंसम मतलब होता है फिरौती, और उसी से इसका नाम पड़ा है रैंसमवेयर। यानी कि वो लोग हमारे डेटा को क्या करते हैं? इनक्रिप्ट कर देते हैं और फिर उसको फिर से डिक्रिप्ट करने के लिए, यानी कि ओरिजिनल फिर से जो पहले जैसा डेटा था उसको पहले जैसा करने के लिए वो क्या करते हैं? हमसे फिरौती मांगते हैं, मतलब पैसे मांगते हैं कि आप इतने पैसे दोगे तभी हम आपको आपका डेटा डिक्रिप्ट करके देंगे और आपका डेटा पहले जैसा हो जाएगा। तो ऐसे मालवेयर या ऐसे सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? रैंसमवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड डिवाइसेस दैट आर नो लॉन्गर इज यूज कंस्टिट्यूट। ठीक है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, वो सब जो हम अब यूज नहीं करते, वो खराब हो चुके हैं, वह क्या बनाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए ई वेस्ट, ऑप्शन बी इको वेस्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वो सारे इक्विपमेंट्स, चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो, ठीक है, या डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, सो वो जो यदि खराब हो गए हैं, कीबोर्ड, स्पीकर्स, सो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं ऑप्शन ए, यानी कि ई वेस्ट। उनको क्या कहा जाता है? ई वेस्ट, जिनको हम फर्दर यूज नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? ई वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल था। ई वेस्ट उसे ही कहते हैं जो हमारे खराब हुए कंप्यूटर, लैपटॉप से, उन्हें क्या कहा जाता है? ई वेस्ट। ठीक है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खराब हो चुका है उसे हम ई वेस्ट कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, WEEE स्टैंड्स फॉर। ठीक है, जो WEEE है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वायर्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, या नन ऑफ द अबव। सो ये तो याद करने वाली चीज है। इसका ऑप्शन है वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यानी कि पूरी दुनिया में जो भी वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उनको एक छोटा सा नाम दिया गया है, उनको हम क्या बोलते हैं? WEEE, यानी कि वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। और ये एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है पूरी दुनिया की। ठीक है, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा WEEE इस समय निकल रहा है। नाउ नेक्स्ट 32,
ग्लोबली ई वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन ब्लैंक % ऑफ द मल्टीपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब हम पूरी दुनिया में ई वेस्ट कितना % ज्यादा निकलता है हमारे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से, हमको बताना है कि यदि म्युनिसिपल वेस्ट इतना निकलता है तो ई वेस्ट कितना निकलता है वहां पे। सो कितने % ज्यादा निकलता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से ई वेस्ट? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 40%। सो इसका करेक्ट आंसर है 5%। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। ठीक है, जो भी टोटल 5% क्या बोल रहा है, ई वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 5% ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी कि 5% ज्यादा जितना भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उससे 5% ज्यादा हमारा क्या निकलता है आजकल, ई वेस्ट। ठीक है, कहाँ? ग्लोबली, याद रखना। सो करेक्ट आंसर इज 5%। नेक्स्ट, विच पॉल्यूशन इज नॉट कॉज्ड बाय ई वेस्ट? इनमें से कौन सा पॉल्यूशन है जो ई वेस्ट के कारण नहीं होता? सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन होता है क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सॉइल में मिल जाएंगे तो क्या होगा, वो डिकम्पोज नहीं होता है ई वेस्ट। सो क्या होगा, सॉइल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसमें किसी भी चीज क्या होंगे, उपजाऊ नहीं होगी वो जमीन। ठीक है, या कुछ भी केमिकल्स होते हैं, बैटरीज में केमिकल्स होते हैं, वो क्या हो गया, मिट्टी के साथ मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगी। इसी तरह एयर में यदि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो कहीं जल रहा है, कुछ सर्किट जल रहे हैं, तो उससे निकला हुआ धुआं एयर में मिलके क्या करेगा, एयर पॉल्यूशन। सेम वाटर में जो भी ई वेस्ट है, बैटरीज हैं, ठीक है, वो या उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इनकेस वो पानी के साथ मिल जाए तो वाटर पॉल्यूशन भी होता है। लेकिन ई वेस्ट से कुछ आवाज नहीं आती है, इसलिए नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेथड ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट, यदि हमको ई वेस्ट को क्या करना है, मैनेज करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी मेथड होती है? ऑप्शन ए रीयूज, ऑप्शन बी रिड्यूस, ऑप्शन सी रिसाइकिल या सारी की सारी। सो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम ऊपर की तीनों ही मेथड का यूज करके ई वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। पहला ये रीयूज, मतलब कि कोई चीज खराब हो गई है तो हम उसको सुधार के फिर से उपयोग में लाएं, इससे भी ई वेस्ट कम होगा। इसके बाद रिड्यूस, रिड्यूस में क्या होगा, जितनी हमें आवश्यकता है उतने ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम खरीदें और हमारी जरूरत को कम करें। ठीक है, अननेसेसरी एक मोबाइल है तो दूसरा ना खरीदें। सो ये भी क्या है, इसको क्या कहा जाता है, रिड्यूस। ठीक है, इसके बाद रिसाइकिल, यानी कि कुछ चीज हम जिनको रीयूज नहीं कर सकते, उसको सुधार के फिर से उपयोग नहीं कर सकते, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी कि उससे कुछ भी नई चीज बना सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है, रिसाइकिल, मतलब उसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मतलब रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, ये सारे के सारे हम करके एक ई वेस्ट को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है नेट एटिक्यूटीज नॉट इंक्लूड। ठीक है, एटिक्यूटी मतलब क्या होता है, अच्छे काम, इंटरनेट पे अच्छे काम करना क्या कहलाता है, एटिक्यूटी, मतलब कि हमें कैसा बिहेवियर रखना चाहिए इंटरनेट का यूज करते समय या ऑनलाइन रहते हुए, उसमें क्या इंक्लूड नहीं रहता। अवॉइडिंग कॉपीराइट वायलेशन, रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी, साइबर बुलिंग या रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ यूजर। सो इसमें क्या इंक्लूड नहीं रहता, अवॉइडिंग कॉपीराइट वायलेशन, कि किसी का कॉपीराइट वायलेट ना हो, किसी की चीजों को नहीं चुराएं, क्या ये नहीं रहता, नहीं। रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी, क्या किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी की पर्सनल डिटेल हमको शेयर कर देनी चाहिए ऐसे इंटरनेट पे, नहीं। नेक्स्ट, साइबर बुलिंग, क्या हमें किसी को अननेसेसरी कुछ भी कमेंट करना चाहिए, किसी को धमकाना चाहिए, किसी को गाली गलौज करना चाहिए, किसी के ऊपर एंगर दिखाना चाहिए, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ यूजर, कि यूजर के अलग अलग लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, उनकी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, कि हमको किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, किसी को कमेंट में कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करके हमको उसको क्या नहीं करना चाहिए, इंसल्ट नहीं करना चाहिए उसकी, वो सब क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग। सो ये इंक्लूड नहीं होता किसमें,
नेट एटिक्विटी में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, साइबर बुलिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36, डिजिटल फुटप्रिंट इज स्टोर्ड। ठीक है, यदि हमारा डिजिटल फुटप्रिंट है वो स्टोर हो जाता है ऑप्शन ए टेम्परेरी बेसिस पे कि 1-2 दिन के लिए रहता है और खत्म हो जाता है, ऑप्शन बी परमानेंटली स्टोर होता है, ऑप्शन सी फॉर 7 डेज 7 दिन के लिए स्टोर रहता है डिजिटल फुटप्रिंट, या ऑप्शन डी फॉर 1 मंथ। सो इसका करेक्ट आंसर है परमानेंट। ठीक है, यदि एक बार हमने हमारे डिजिटल फुटप्रिंट या कहीं पे भी हमने विजिट किया है तो वो हमेशा के लिए उस इंटरनेट पे सेव हो जाता है, भले ही हमने कोई वीडियो अपलोड करी हो चाहे फोटो अपलोड किया गया हो और उसको तुरंत भी डिलीट कर दिया हो, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट वहां पे हमेशा रहेगा, मतलब उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फो इंटरनेट पे हमेशा रहेगी। सो डिजिटल फुटप्रिंट्स आर परमानेंट और वो डिलीट नहीं होते कभी भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीविंग एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो क्या करती है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट लीव कर देगी इंटरनेट पे, यानी कि आपका डेटा सेव हो जाएगा एक्टिवली आप खुद। अब पहले तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं। अभी हमने बताया था एक्टिव मतलब अपन ने डिजिटल खुद से डेटा डाला उसे ही क्या कहा जाता है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं, सर्फिंग इंटरनेट तो सर्फ भी अपन खुद कर रहे हैं, विजिटिंग ए वेबसाइट और सेंडिंग ए मेल और नन ऑफ द अबव। सो इनमें से किस से एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होगा। सो मैंने बताया सर्फिंग इंटरनेट, तो यदि हम इंटरनेट चला रहे हैं तो क्या हम खुद से डेटा दे रहे हैं क्या, नहीं, इंटरनेट क्या करेगा, खुद ही हमारे डेटा को सेव करेगा। ठीक है, हम खुद से नहीं दे रहे। सेकेंड, विजिटिंग ए वेबसाइट, यदि हम कोई वेबसाइट चला रहे हैं, इंटरनेट फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, तो क्या एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट स्टोर होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट इज सेंडिंग अ मेल, क्या सेंडिंग अ मेल खुद से हो रहा है, नहीं, सेंडिंग अ मेल में हम क्या कर रहे हैं, अपनी आईडी डाल रहे हैं, सामने वाले की आईडी डाल रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं और फिर सेंड कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सेंडिंग एन ईमेल, यानी कि हम खुद से कर रहे हैं डेटा सबमिट, खुद से हमारी आईडी दे रहे हैं, खुद से सामने वाले की आईडी दे रहे हैं, तो ये डेटा हमने कैसे दिया, खुद से दिया, अपन ने दिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। सो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट लीविंग किससे हो रहा है हमारे पास, सेंडिंग ईमेल। लेकिन बाकी में क्या कर रहे हैं, हम सिंपली इंटरनेट चला रहे हैं, तो हमने कहीं डेटा दिया क्या, नहीं, डेटा वो खुद ले रहा है कहीं ना कहीं से। ठीक है, सो इंटेंशनली हम डेटा दे रहे हैं यहाँ पे सेंडिंग एन ईमेल से, इसलिए कैसा है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, आवर डिजिटल फुटप्रिंट आर स्टोर ऑन लोकल वेब सर्वर इन फॉर्म ऑफ, हमारा जो डिजिटल फुटप्रिंट है, ऐसा कौन सा डिजिटल फुटप्रिंट है जो हमारी मशीन पर लोकली सेव रहता है हमारे वेब ब्राउजर में। ठीक है, इन लोकल वेब ब्राउजर इन फॉर्म ऑफ, सो वेब ब्राउजर में कैसे सेव रहता है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट, पासवर्ड्स के फॉर्म में, कुकीज के फॉर्म में, ऑप्शन सी ब्राउजर हिस्ट्री के फॉर्म में, या ऑल द अबव। सो यदि हमारे ब्राउजर में सेव है तो ये तीनों ही तरीके की चीज हैं जो हमारे कंप्यूटर में सेव रहती है। हमारे पासवर्ड्स भी सेव करके रखते हैं, कुकीज भी सेव करके रखते हैं, ब्राउजर हिस्ट्री भी सेव करते हैं। सो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेट एटिक्विटीज, यानी कि इनमें से कौन सी नेट एटिक्विटी होती है। ठीक है, कि मैंने अभी बताया था नेट एटिक्विटीज क्या होती हैं, जो भी हमारा बिहेवियर होना चाहिए ऑनलाइन उसे क्या कहते हैं, नेट एटिक्विटी। तो क्या क्या होना चाहिए, बी इथिकल, हमें इथिकल रहना चाहिए, बी रिस्पेक्टफुल, हमें रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, बी रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, कि हमें रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, और ऑल द अबव। सो बी इथिकल मतलब हमेशा सही चीजें करना चाहिए, रिस्पेक्टिव देना चाहिए, हमें सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, जिस किसी बात करो तो अच्छे से बात करना चाहिए, बी रिस्पॉन्सिबल, हमें रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, कोई भी चीज अपलोड करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि किसी को हार्म नहीं हो, किसी को हर्ट नहीं करे। तो ये तीनों ही चीजें सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑनलाइन पोस्टिंग ऑफ रूमर्स गिव थ्रेड्स ऑनलाइन
posting the victim's personal information, comment aim to publicly ridicule a victim is termed as, ठीक है, कि अफवाहें उड़ाना, किसी को धमकी देना या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना, कमेंट पब्लिकली किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करके कमेंटिंग करना पब्लिकली, उसे क्या कहा जाता है? साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, साइबर इंसल्ट या फिर साइबर बुलिंग। सो द करेक्ट आंसर इज साइबर बुलिंग, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? साइबर बुलिंग। उसे हम क्या कहते हैं? साइबर बुलिंग, यानी कि किसी के खिलाफ अफवाह उड़ाना, किसी को ऑनलाइन धमकी देना, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना ताकि उसको क्या हो, हर्ट हो, पब्लिकली कमेंट्स एम टू पब्लिकली रेडिक्यूल ए विक्टिम, मतलब उसको बुरा सा लगे, उसको हर्ट्स फीलिंग हो, या किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करके हम कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये सब चीजें किसके अंदर आता है? साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR हेल्प इन डेटा प्रोटेक्शन थ्रू। IPR राइट हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है किसके थ्रू? ठीक है, कॉपीराइट के थ्रू, पेटेंट्स के थ्रू, ट्रेडमार्क्स के थ्रू, या फिर ऑल द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। इन तीनों चीजों से ही वो क्या करता है? हमारे डेटा को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और क्या करता है, कैसे करता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कॉपीराइट से क्या होता है, पेटेंट्स किस लिए होते हैं, ट्रेडमार्क किस लिए होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। नाउ ये हमारे अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो 42 से इज आफ्टर प्रैक्टिकल्स, ठीक है, प्रैक्टिकल्स के बाद अथर्व लेफ्ट द कंप्यूटर लेबोरेटरी बट फॉरगेट टू साइन ऑफ फ्रॉम हिज ईमेल अकाउंट। लेटर हिज क्लासमेट Rivan started using the same computer. He is now logged in as Atharv. He sent inflammatory email to few of his classmates using Atharv's email account. Rivan's activity is an example of which of the following cyber crime? ठीक है। सो क्या हुआ, इसका मतलब कि अथर्व बैठा था एक कंप्यूटर में, उसमें उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डले हुए थे, उसने अपना ईमेल खोल रखा था। अब वो क्या हुआ, चला गया और बट उसने क्या किया, साइन ऑफ या साइन आउट करना भूल गया। उसके बाद वहां पे कौन बैठा, उसके ही सिस्टम पे रिवान बैठा और उसको देखा कि भैया मेरे को तो अथर्व की क्या मिल गई है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड खुली हुई मिल गई। उसने क्या किया, 2-4 लोगों को क्या कर दिया, उसी से क्या कर दिए, ईमेल भेज दिए खतरनाक वाले, कि कुछ भी लिख के भेज दिया उनको, या उनको धमकी दे दी, या उनको डराने के लिए कुछ भी ऐसा कुछ ईमेल लिख के भेज दिया। तो रिवान की इस एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा, या वो उसको कौन से साइबर क्राइम के अंतर्गत लिया जाएगा? सो द ऑप्शंस आर हैकिंग, क्या उसने हैकिंग करी है, ऑप्शन बी आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑप्शन बी साइबर बुलिंग, या ऑप्शन डी प्लेगरिज्म। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? इसका करेक्ट आंसर है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये किसके अंतर्गत आएगा? आइडेंटिटी थेफ्ट, क्योंकि इसने क्या किया है, किसकी पहचान चुराई है? इसने अथर्व की पहचान चुराई है और लोगों को मेल किया है। लेकिन होगा क्या, जब भी इसने जो भी ईमेल भेजे हैं इसने भेजे हैं, लेकिन फंसेगा कौन? अथर्व। इसलिए ये कैसे थेफ्ट है? आइडेंटिटी थेफ्ट। हैकिंग में तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को एक्सेस करते हैं आईडी पासवर्ड के बिना और उसका डेटा लेकर आते हैं। साइबर बुलिंग हमें मालूम है, धमकी देना, ऑनलाइन किसी को टारगेट करना, वो सब किस में आता है? साइबर बुलिंग में, ठीक है। इसके बाद प्लेगरिज्म हमें मालूम है, किसी और के कंटेंट को अपना बताना। सो यहाँ क्या हो रहा है, हमने किसी और की आइडेंटिटी का यूज करके साइबर क्राइम किया, इसलिए ये क्या है? आइडेंटिटी थेफ्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। Rishika found a crumpled paper under her desk. She picked up and opened it. It contained some text which was struck off thrice, but she could still figure out easily that the struck off tag was the email ID and password of Garvit, her classmate. What is ethically correct for ऋषिका टू डू? अब क्या हुआ कि ऋषिका क्या है कि ऋषिका को एक मुड़ा मुड़ाया पेपर मिला, ऐसा क्रैम्पल्ड पेपर, ऐसे मोड़ के फेंक देते हैं ना अपन, वो वाला पेपर मिला। उसने उसको खोल के देखा कि उसको लगा होगा कुछ अच्छी चीज होगी,
बट उसने देखा उसमें 3 लाइन लिखी हुई है और उसमें क्या हुआ है, ऐसे गुदा हुआ है, मतलब वो तीनों लाइन कटी हुई है। बट सी स्टिल फिगर आउट इजली, बट उसने भी वो कटी हुई लाइन में, बहुत दिमागदार थी ऋषिका, उसने वो कटी हुई लाइन को भी पढ़ लिया और देखा कि ये क्या है, गर्वित का, इसमें गर्वित का नाम लिखा है, गर्वित की आईडी लिखी हुई है, गर्वित की पासवर्ड लिखा हुआ है। सो व्हाट इज इथिकली करेक्ट फॉर ऋषिका टू डू, इनमें से कौन सी सही चीज है जो ऋषिका को करनी चाहिए। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में कि उस पेपर में आईडी पासवर्ड लिखा है गर्वित का, तो अब ऋषिका को क्या करना चाहिए यदि उसको वो पेपर मिल गया है तो। इन्फॉर्म गर्वित सो दैट ही में चेंजेस पासवर्ड, कि गर्वित को जाके बताया कि गर्वित मुझे ये पेपर मिला, इसमें तेरी आईडी पासवर्ड मुझे मिल गई है, तू पासवर्ड चेंज कर देना, क्या पता मेरे अलावा किसी और ने भी देखा हो, ये करना चाहिए। या फिर ऑप्शन बी, गिव द पासवर्ड ऑफ गर्वित ईमेल आईडी टू अदर क्लासमेट, वहाँ की सबको ब्लैक बोर्ड पे लिख के बता देना चाहिए कि ये गर्वित की ईमेल आईडी पासवर्ड मिल गया, सब लोग यूज करो। ऑप्शन सी, यूज गर्वित पासवर्ड टू एक्सेस हिज अकाउंट, या फिर उसकी ईमेल आईडी पासवर्ड लेके उसके अकाउंट में देखो कि वो किससे बात करता है, किससे चैट करता है, वो सारी चीजें आप करोगे। इसके बाद ऑप्शन डी, इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए उसको। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उसको क्या करना चाहिए, गो टू गर्वित एंड इन्फॉर्म हर टू चेंज हिज पासवर्ड, को क्या करना चाहिए, गर्वित को बताना चाहिए कि वो जो पेपर तुमने भेजा था, फेंका था, भेजा नहीं था, फेंका था, वो क्या होगा, वो मिल चुका है मुझे, क्या पता मेरे अलावा किसी और को भी मिला हो, तो उसका पासवर्ड आप चेंज कर दो। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, फिर से एक कहानी, बहुत लंबी कहानी है। तो सुहाना इज डाउन विद फीवर, मतलब सुहाना को बुखार था। सो शी डिसाइडेड नॉट टू गो स्कूल टुमारो, तो उसने क्या डिसाइड कर लिया, कल स्कूल नहीं जाना है, वो तो सीधी सी बात है, बुखार है तो स्कूल नहीं जाएगी। नेक्स्ट डे इन द इवनिंग सी कॉल्ड अप हर क्लासमेट, उसने शाम को क्या किया, अपने दोस्त को फोन लगाया, शौर्य, एंड इंक्वायर्ड अबाउट कंप्यूटर क्लास, और उसने क्या बोला, शौर्य को कॉल लगा पूछा और कंप्यूटर क्लास के बारे में पूछा। सी ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, और उसने क्या बोला कि मुझे समझा दे यार, मैं स्कूल नहीं आई थी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज तू मुझे समझा दे यार। ठीक है, शौर्य ने क्या बोला, मैडम टॉट अस हाउ टू यूज टपल इन पाइथन, कि मैडम ने आज क्या बताया है कि किस तरीके से पाइथन में टपल्स को यूज करते हैं। फर्दर ही जेनरसली सेड, गिव मी सम टाइम, आई विल ईमेल यू मटेरियल विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टपल्स इन पाइथन। उसने क्या बोला, ये एक काम करता हूँ, मैं तेरे को वीडियो भेजूंगा जिससे तेरे को समझ में आ जाएगा कि टपल्स इन पाइथन किस तरीके से यूज करते हैं। सौर क्विकली डाउनलोड 2 मिनट क्लिप फ्रॉम द इंटरनेट, सौर ने क्या किया, योगेंद्र सर की वेबसाइट पे गया, IPCS बाय योगेंद्र सर, और उसमें देख लिया कि सर ने कहाँ समझाया है टपल्स इन पाइथन, डाउनलोड की और एडिट करी कि स्टार्टिंग से हटा दो, सर का नाम लिखा है, लास्ट से हटा दो, इसमें भी सर का नाम लिखा है, और उसने क्या किया, ही एडेड द टेक्स्ट प्रिपेयर्ड बाय सॉर्ट, और उसमें लिख दिया कि प्रिपेयर्ड बाय सॉर्ट, और वो वीडियो को भेज दिया किसको, सुहाना को। ठीक है, इम्प्रेस करने के चक्कर में ये सब कर रहा है वो। सो देन ही ईमेल्ड द मॉडिफाइड वीडियो क्लिप टू सुहाना, दिस एक्ट ऑफ सॉरी इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो सौर ने किया कि योगेंद्र सर की वीडियो को डाउनलोड किया और योगेंद्र सर का नाम लिखा था उसको क्रॉप किया, योगेंद्र सर का नाम लास्ट में था उसको क्रॉप किया, और वीडियो में सारे में लिख दिया कि प्रिपेयर्ड बाय शौर्य, और भेज दिया सुहाना को। सो ये किस तरीके का एक्ट है, द एक्ट ऑफ सौर्य इज एग्जाम्पल ऑफ फेयर यूज, बी हैकिंग, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, या फिर साइबर क्राइम। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कि आपने किसी और के कंटेंट को अपना बताने की कोशिश की है, किसी के कॉपीराइट कंटेंट को अपना किया है, उसे क्या कहा है, उनकी परमिशन के बगैर अपना बताया है, उसे क्या कहते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। और यदि मुझे पता चला कि ऐसा किया है तो मैं आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम करूंगा। ठीक है, या कॉपीराइट का आपके ऊपर केस चल सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सौर के ऊपर क्या चलेगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस चलेगा, यदि उस वीडियो वाले को पता चल गया कि उसने वीडियो क्लिप को क्रॉप करके क्या किया है, सौर ने अपना नाम लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। आफ्टर अ फाइट विथ योर फ्रेंड
you did the following activities. Which of these activities is not a example of cyberbullying? कि अब आपकी हो गई है आपके फ्रेंड से लड़ाई, ठीक है। You did the following activities, आपने कुछ इनमें से कुछ चीजें की हैं, इनमें से कौन सी चीजें साइबर बुलिंग के खिलाफ है, ठीक है। इंटरनेट पे हो रहा है ये सब। You sent an email to your friend with a message saying I am sorry, आपने अपने फ्रेंड को बोला है I am sorry, पहली चीज। ऑप्शन बी, you send a threatening message to your friend saying do not try to call or talk to me, मुझको कॉल करने की या मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, इस तरीके की उसको धमकी दी है, किस पे, ईमेल पे, ठीक है। दूसरा। तीसरा, you create an embarrassing picture of your friend and uploaded on social networking site, आपने क्या किए, आपके फ्रेंड की कभी आपने फोटो होगी या उसको एडिट कर दिया और उसको इंटरनेट पे डाल दिया, ठीक है। कुछ अजीब सी फोटो डाल दी, मान लो कि वो टेढ़ा देख रहा है या आंख बंद है या मुंह ऐसा है उसका, तो इस तरीके की फोटो आपने उसकी इंटरनेट पे डाल दी उसको एम्बेरस करने के लिए। तो या फिर आपने कुछ भी नहीं किया लड़ाई होने के बाद। सो इनमें से कौन सी एक्टिविटी इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग, इनमें से कौन सा साइबर बुलिंग, इसको नन ऑफ द अबव की जगह ऑल द अबव कर लो, या इनमें से तीनों, ठीक है, क्योंकि नन में थोड़ा गलत हो जाएगा वो। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साइबर बुलिंग में कौन सी एक्टिविटी आती है, साइबर बुलिंग में आती है ऑप्शन सी, ठीक है। आपने क्या किया, जिससे लड़ाई हुई आपने उसी की एक एम्बेरेसिंग फोटो ली और सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड कर दी ताकि उसको हर्ट हो, ठीक है। इस तरीके की चीजें क्या कहलाती है, साइबर बुलिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। सिंपली आप सॉरी बोल रहे हो, सो इट इज नॉट कम्स अंडर साइबर बुलिंग, ठीक है। सॉरी बोल रहा है अब तो आप उससे माफी मांग रहे हो कि भाई माफ कर दे यार, लड़ाई नहीं करना था मुझे। इसके बाद ऑप्शन बी, यू सेंड ए थ्रेटनिंग मैसेज टू योर फ्रेंड, मतलब डरा रहे हो, ये डराना नहीं होता, क्या सिंपली क्या बोल रहा है, डू नॉट ट्राई टू कॉल और टॉक टू मी, मुझे कॉल मत करना या मुझसे बात मत करना। ऐसी कोई धमकी नहीं दे रहे हो कि मुझे कॉल मत करना नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा, मुझसे कॉल मत करना नहीं तो मैं तुझे कल स्कूल में बताऊंगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। क्या धमकी, ऐसी नहीं धमकी दे रहे हो कि किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हो, या कुछ ऐसा कह रहे हो कि मुझे कॉल किया तो मैं तेरी फोटो भेज दूंगा, मुझे कॉल किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं। सिंपली क्या कहा जा रहा है प्यार से, डू नॉट ट्राई टू कॉल और टॉक टू मी, यानी कि मुझे कॉल मत करना या मुझसे बात मत करना। सो इट इज नॉट कम्स अंडर साइबर बुलिंग, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑप्शन डी सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, जो भी डिजिटल कम्युनिकेशन है यानी कि इंटरनेट की हेल्प से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो किस किस चीज़ों से होती है। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी टेक्सटिंग, ऑप्शन सी इंस्टेंट मैसेजिंग। सो दिन रात आप लोग चैट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, सो हर वो चीज़ जिसकी हेल्प से आप एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती है, कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करने का जरिया। सो ईमेल से भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक ईमेल दूसरे को भेजता है, फिर वो खुद उसको भेजता है, रिप्लाई करता है उस चीज का, ठीक है। तो ईमेल इज आल्सो कम अंडर डिजिटल कम्युनिकेशन। टेक्सटिंग, हम किसी को कुछ लिख के भेजते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, मैसेज करते हैं अपन। इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है, स्नैपचैट चलाते हैं, उसमें भी चैटिंग होती है, हर एक चीज में चैटिंग होती है, वो सब क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी जिनसे हम क्या करते हैं, डिजिटली कम्युनिकेशन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव के साथ। कम्युनिकेशन एटिक्यूटी इंक्लूड, अब जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑनलाइन तो उसमें हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए या किस तरीके की एटिक्यूटी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। बी पोलाइट विद अदर्स, हमें अच्छे से बात करना चाहिए प्यार से। बी क्रेडिबल, हमें क्रेडिबल रहना चाहिए। बी प्रेसाइज, मतलब ये नहीं कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सामने वाले के टाइम का कोई ध्यान ही नहीं है, एक एक घंटे बात कर रहे हैं उससे, हर कभी परेशान कर रहे हैं, या फिर ऑल द अबव सारी चीज़ें। सो बी प्रेसाइज, यानी कि कोई भी बात कर रहे हैं तो छोटी बात करें, अननेसेसरी क्या करें, हम उनको लंबे लंबे टेक्स्ट मैसेज या लंबे लंबे
देर तक बात ना करें या लंबे लंबे वॉइस मैसेज भेज रहे हैं उनको, नहीं। बी प्रिसाइज, जो काम की बात है वो करें बस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल द अबव। बी पोलाइट, हमें पोलाइट रहना है। बी क्रेडिबल, हमें क्रेडिबल रहना है। बी प्रिसाइज, हमें प्रिसाइज रहना है, यानी कि लंबी लंबी बातें नहीं करना, जो भी बोलना है शॉर्ट एंड स्वीट बोलना है और अपना काम हो जाए और रख देना है चीजों को। नेक्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया। इनमें से सोशल मीडिया का क्या एग्जाम्पल, क्या क्वेश्चन पूछ लिया। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी स्नैपचैट, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी ऑल द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। सबको मालूम है कि सोशल मीडिया किसको कहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, और कुछ नया आया है क्या, टिंडर। सो दे आर ऑल सोशल मीडिया, ठीक है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, लोगों से मिल सकते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, सोशल मीडिया। नेक्स्ट 49, डेटा दैट कैन कॉज सब्सटेंशियल हार्म, embarrassment, inconvenience and unfairness to an individual if breach or compromise is called। ये तो सबसे पहले पढ़ाया था मैंने, सबसे पहली लाइन, कि ऐसा कुछ डेटा जिसके लीक होने पे या किसी और को पता चल जाने पर क्या होता है, हार्म होती है, एम्बेरसमेंट होता है, इनकन्वीनियंस होता है या अनफेयरनेस होता है किसी भी बंदे को। तो ऐसे डेटा को क्या कहा जाता है, ऐसे डेटा को क्या सिक्योर डेटा कहते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा कहते हैं, हार्मफुल डेटा कहते हैं, या फिर सेंसिटिव डेटा कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सेंसिटिव डेटा, ठीक है। तो वह सारा डेटा जिसके लीक हो जाने पे या किसी और को पता चल जाने पे, पब्लिक हो जाने पे हार्म होता है, एम्बेरसमेंट होता है, इनकन्वीनियंस होता है या अनफेयरनेस होता है किसी पर्टिकुलर बंदे को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को या देश को, उस तरीके को क्या कहा जाता है, सेंसिटिव डेटा कहा जाता है। उस डेटा को क्या कहते हैं हम, सेंसिटिव डेटा। एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। हम इसके आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट जो हमारा यूनिट 4 था उसके मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे एमसीक्यूज निकाल लिए हैं, जितने भी मुझसे हो पाए हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। GPL इज प्राइमरी डिजाइन फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइसेंस टू ए। जो GPL है, जो ओपन लाइसेंस है कि सब लोग उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो किस चीज के लिए डिजाइन किया गया था। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सो GPL है, जनरल पब्लिक लाइसेंस है, वो हमारे पास मेनली किसके लिए डिजाइन किया गया था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे 50 MCQs ऑफ यूनिट 4 सोसाइटल इम्पैक्ट। होप आपको पसंद आए होंगे सारे के सारे 50 MCQs, और एक्सप्लेनेशन में कुछ भी कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।